एक बार आप लोगों को दे रहा हूं, उसे बच्चों देखो। बच्चों फर्स्ट में आंसर दिल्ली, सेकंड में आंसर 1.2 इंटू 10⁻23, इसमें बॉम्बे, फोर्थ में बॉम्बे, फिफ्थ में दिल्ली, सिक्स्थ में 6.88 10⁻7, सेवंथ थोड़ा सा गड़बड़ है, एट्थ में दिल्ली, नाइन्थ में आगरा, 10th में 310 केल्विन, 11 12 13 14, 11th में चेन्नई, 12th में 3 पार्ट है, तो फर्स्ट में दिल्ली, सेकंड में आगरा, थर्ड चेन्नई, 13 में ए बी सी, 14 में सी, 15 में ए बी सी डी, 16 में थ्योरेटिकल है, ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम, 17 में दिल्ली, 18 में आगरा, 19 में बॉम्बे, 20 में बॉम्बे चेन्नई, 21 चेन्नई और दिल्ली। बच्चों एक बार आंसर्स देख लो, फिर मैं आगे चीजें डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान रहे, सबका फेस सामने रहे, कोई भी डिस्कशन ना करे। ठीक, एक बार बच्चों आंसर्स देख लो, फिर मैं चीजें डिस्कस करता हूं। ठीक बच्चों, मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चंस कॉल कर रहा हूं, आप लोग देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें किसी को तकलीफ, एनी प्रॉब्लम? सेकंड, सेकंड देखो, जैसा फर्स्ट है वैसा ही सेकंड है, दोनों ही एग्जैक्टली सेम मान सकते हो। बच्चों मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया है, पीवी 1/3 mn VRMS का स्क्वायर, याद है बच्चों? अब देखो, वॉल्यूम तुम्हें दिया हुआ है 0.1, फिर प्रेशर तुम्हें दिया हुआ है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड तुम्हें दी है। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल का मास दिया है। कैलकुलेट नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन सिलेंडर। बच्चों ये एन चाहिए। बच्चों जिसको भी डाउट था देखे, सारी चीजें तुम्हें दे रखी हैं, बस तुम्हें गुणा भाग करना है, कर पाओगे? जिसको भी डाउट था, अगर डाउट हो आराम से पूछे, बोलो। देखो, प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, एक मॉलिक्यूल का मास दे रखा है, आरएमएस स्पीड दे रखी है, बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ओके, आगे आते हैं। थर्ड, इसमें कोई तकलीफ? थर्ड, फोर्थ बच्चों, फोर्थ शायद से ऐसा क्वेश्चन मेरे उसमें भी था, पर कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं। 3 पार्टिकल हैं, तुम्हें करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। तो बच्चों मीन स्पीड मतलब वही एवरेज स्पीड, तो 11 और 10 21 और 2 23, 23 डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज निकाल लोगे 23u/3। अब आरएमएस स्पीड निकालते हैं, तो आरएमएस बच्चों अगर मैं निकालूंगा तो कितना कितना है, 2u, 2u मतलब 4u², 121u², 11 सॉरी 2u, और ये 100u² डिवाइड बाई 3, तो 225, 225
उसका अंडर रूट आया 15u, उसको 3 से डिवाइड करोगे 5u। चेक करो अगर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूं। सही क्या बच्चों ये? ठीक है। ये 5u ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 23 में से 15 गए 8, 8u/3। बच्चों कोई मिस्टेक कर रहा हो तो जरूर चेक करते रहना। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 8u/3 आया, तो 3u का फर्क होना चाहिए। बच्चों कोई मिस्टेक लग रही है, इतना हैवी फर्क नहीं आना चाहिए, पर आ भी सकता है। अच्छा इसमें मिस्टेक है। ओके 225, हाँ 5/√3 आएगा। अभी सही है कि नहीं? अच्छा को वापस करते हैं। बच्चों बताओ एवरेज मैंने सही लिखा है? एवरेज सही लिखा है? ठीक है। इस पे आते हैं। 221, 225, 225 का अंडर रूट होगा 15u और ये √3। हाँ अब ठीक है। 5√3u, 5, 1.7, 8.5u, 8.5u लगभग। इसको देखोगे तो 23, ये तो गलत लिखा है, क्या लिखा है मैंने? 23/3, इसको अगर सॉल्व करोगे 7.5, चलो मान लेता हूं। डिफरेंस लोगे तो लगभग 1u का डिफरेंस आ जाएगा। हाँ आरएमएस ज्यादा होनी चाहिए, मैंने कुछ गलत दे दिया आंसर। हाँ आरएमएस स्पीड एक्सीड, हाँ बच्चों इसमें करेक्ट करके आंसर आगरा कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आंसर करेक्ट करके आगरा कर लो। कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो जरूर चेक कर लेना। बच्चों इधर आवाज नहीं आए। ओके आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कोई तकलीफ? 6 बच्चों, 6 देखो। Estimate the number of collision per second suffered by a molecule in a sample of hydrogen at STP. मीन फ्री पाथ तुम्हें दे रखा है, ठीक है बच्चों। देखो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, तो बच्चों देखो अगर मैं टाइम लिखता हूं, टाइम हाँ बच्चों देखिए टाइम अगर मैं लिखता हूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फ्रीक्वेंसी अगर मुझे लिखनी है तो वो इसका उल्टा होता है, एवरेज अपॉन लैम्डा। बोलो बच्चों कोई तकलीफ? ठीक है। अब 1/λ 8 RT/πm। बच्चों लैम्डा तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, 8 तुम्हें पता होता है, R 20/3 पता है, टेम्परेचर 300 केल्विन पता है, पाई तुम्हें पता है, और हाइड्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर मास 2 × 10⁻³ पूछा क्या है बच्चों? हाँ इसी पूरे की वैल्यू पूछी है। बच्चों आगे जो गुणा भागे कर पाओगे चेक करो बच्चों, किसी भी स्टेप में दिक्कत लग रही हो जरूर पूछो। समझ गए ना बच्चों? लैम्डा तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, सारे टर्म्स तुम्हें पता है, कैलकुलेशन इन्वॉल्व है बट वो करनी पड़ेगी। हाँ अभी इसमें बताओ कोई तकलीफ हो? ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों इसे मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसमें आंसर कैसे मैच करेगा पहले मैं वो बता रहा हूं, बाकी वो उतना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, वो मैं बता रहा हूं। मॉड्यूल के हिसाब से आंसर दिल्ली होना चाहिए बट वो मुझे उतना सही नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है अब वो मैं बता रहा हूं। यहां तक चीजें क्लियर है? क्वेश्चन में बच्चों तुमसे दिया है एक क्यूबिकल विसल की साइड 5 मीटर है, ठीक है भाई। तो ये 5 मीटर हो गया। यहां मान लो कोई मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है तो 15 की रफ्तार से जाएगा। तो मान लो बच्चों 15 की रफ्तार से वो गया, उस दीवार से टकराया, टकरा के इधर जाएगा फिर इधर आएगा, तो वापस इस दीवार से टकराने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा? 5 इधर 5 इधर, 5 इधर 5 इधर। तो वापस उसी दीवार से टकराने के लिए उसे 10 चलना पड़ेगा। रफ्तार उसकी 5 है तो उसे टाइम लगेगा 10/15 यानी कि 2/3। जैसे बच्चों मान लो यही दीवार है,
इससे अभी मॉलिक्यूल टकराया, इधर जाएगा फिर इधर आएगा, तो 5 और 5 10 चलेगा, रफ्तार 15 है, तो अगली टक्कर इसी दीवार पे 2/3 सेकंड के बाद होगी। तो टाइम ये है, तो फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा 3/2, 3/2 यानी कि 1.5 कोलिजन पर सेकेंड। पर उसमें फिर स्पेसिफाइड होना चाहिए कि भाई इस दीवार से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताना, इस पर्टिकुलर दीवार से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताना। बट कोलिजन फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, तो अभी इस दीवार से टकराया, नेक्स्ट कोलिजन वहां हो जाएगा, तो अगले कोलिजन के लिए तो उसे 5 मीटर ही चलना पड़ेगा। 5 मीटर चलना है तो टाइम लगेगा 5/15 यानी कि 1/3। उसका उल्टा 3 कोलिजन पर सेकेंड। तो केवल कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड निकालें, तो वो यहां टकराए या यहां टकराए, टक्कर तो हो ही रही है, टक्कर हो रही है, तो उस हिसाब से तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी 3 पर सेकेंड होना चाहिए। हाँ, इस दीवार से कोलिजन फ्रीक्वेंसी पूछते हैं, या इस दीवार पे 1 सेकेंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं वो पूछा जाता है, तो वो आ जाएगा। तो या तो उसमें आप जो 1.5 है दिल्ली ऑप्शन, उससे 3 कर लो, वो ज्यादा बेटर है, तो वो एक ओवरऑल कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो बेटर ये है कि जो दिल्ली ऑप्शन है उसे, या कोई भी एक, चलो दिल्ली वाला ही कर लो, उसको 1.5 की जगह 3 कर लो, तो दिल्ली आंसर हो जाएगा। बच्चों बताओ, सेवंथ वाला भी समझ पाए, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कोई तकलीफ? 9th, 10th, 11th, ठीक है। बच्चों अब 12th जो है, 12th, इसमें फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास, इसमें कोई तकलीफ? बता देता हूं, ये बच्चों मैं हटा देता हूं, ठीक है, चलो मैं साइड कर देता हूं, बच्चों इस साइड कर रहा हूं मैं, ठीक। बच्चों एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो वही है, मैंने अलग से सिखाया नहीं है, बट आई थिंक पता होगा। 5 मोल्स हीलियम के हैं, 2 मोल्स हाइड्रोजन के हैं। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास तुम्हें वही स्टैंडर्ड 4 लेना है, इसे 2 लेना है, तो 5 और 2, ठीक है। तो एवरेज अगर मैं लिखता हूं, तो 5 × 4 प्लस इसके साथ 2 है, मिक्स विथ 2 मोल्स, ठीक है, अपॉन 5 + 2, तो 20 और 4 24, 24/7, 24/7 बच्चों आंसर नन ऑफ दीजिए, शायद मैंने दिया होगा, ठीक है। बच्चों चेक करो इधर, बच्चों फर्स्ट में कोई तकलीफ? ठीक। सेकंड, इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो बच्चों वो वैसे ही निकालते हैं जैसे हम ये निकाल रहे हैं। अब हीलियम की बात करें तो वो कितने एटॉमिक गैस है? बोलो बच्चों, हीलियम कितने एटॉमिक है? हीलियम, हीलियम मोनो एटॉमिक, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। हाइड्रोजन कितने एटॉमिक है? उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। तो अब एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं लिख रहा हूं, तो हीलियम के तो 5 × 3, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। फिर आते हैं हाइड्रोजन पे, तो उसके मोल्स तो 2 हैं, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके 5, अपॉन टोटल 5 + 2। कहीं मिस्टेक कर रहा हूं तो चेक करना, 5 दूनी 10, 15, 25, 25/12, 25/12, तो इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, कुछ मिस्टेक कर दी मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ 5 + 2 7, तो 7 से डिवाइड करोगे तो 3, 4 बचे, 5, फिर 5 बचे, मतलब 3.5 के आसपास मान लो, तो 3.5 के आसपास यानी कि आगरा ऑप्शन। बच्चों एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम बिल्कुल उसी तरह से तुम निकाल सकते हो, ये चीज क्लियर है। आगे आते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ गामा, इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ गामा, अब वो बच्चों में निकाल लो, इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ गामा। यहां तक की चीजें क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, देखो गामा बच्चों अगर मुझे निकालना है, तो लास्ट टाइम पे बच्चों मैंने तुम्हें बताया था सीपी मिक्स बाई सीवी मिक्स, सीपी मिक्स बाई सीवी मिक्स,
एक और तरीका बच्चों चाहो तो ये लिख सकते हो, देखो सीपी मिक्स सीवी मिक्स, ठीक है बच्चों। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लो 25/7 में लेके चल रहा हूं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 25/7 है तो सीवी में लिख सकता हूं F/2 R, F/2 R। तो 20/5 F/2 R, ये तो सीवी हो गया। सीपी मुझे लिखना है तो इसमें आर और जोड़ दूंगा, तो 25/14 R प्लस आर, क्योंकि सीपी होता है उससे आर ज्यादा। बच्चों फिर समझो, गामा मिक्स मेरे पास होता है सीपी मिक्स बाई सीवी मिक्स, सीवी मिक्स में लिख सकता हूं F/2 R। बच्चों कल ही हमने डिस्कस किया है F/2 R, और सीपी होगा सीवी में आर और जोड़ दो, सीवी में आर और जोड़ दो, तो आर बच्चों कट गए, 14 यहां भेजोगे तो 39/25, 39/25 मेरे हिसाब से जो आंसर है वो मैच कर जाना चाहिए। हाँ बच्चों बताओ अगर कोई दिक्कत हो, या फिर और मैं चेक करके बता देता हूँ। 39/25 बच्चों 1.56, वो आंसर आपका आ जाएगा। हाँ अब बच्चों बताओ इसकी किसी भी पार्ट में कोई तकलीफ, कोई भी पार्ट में, ठीक है आगे आते हैं। 13 नंबर, इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को भी, देखते हैं बी में ही डाउट है ना, ठीक है। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस डबल, ठीक है टेम्परेचर और वॉल्यूम बढ़ा दिया, डबल कर दिया। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल एज वेल एज टोटल काइनेटिक एनर्जी इज डबल। देखते हैं बच्चों, देखो ये रूम है, अभी मान लो इसमें टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, रूम की जगह कोई मान लो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट ले लेता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, पिस्टन को इधर खींच के इसका वॉल्यूम कर दिया डबल, वॉल्यूम कर दिया डबल, और कुछ हीट वीट भेज के इस टेम्परेचर को कर दिया डबल, मतलब 600 केल्विन, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है F/2 kBT। अगर मैंने टेम्परेचर डबल किया है तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो उतने ही रहे, अगर एक की डबल हो गई है तो n इंटू एक की, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल। तो एक की अगर डबल हुई है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी भी अपने पास क्या हो जाएगी, डबल। बच्चों चेक करो, अगर कहीं डाउट हो जरूर पूछो, ठीक है। ओके ये था अपने पास बच्चों 15 नंबर शायद है ना, 13 है, ठीक है। सी पार्ट देख लेते हैं। इफ प्रेशर इज इंक्रीज 3 times एंड वॉल्यूम हाफ, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाई 50%। देखते हैं बच्चों, बच्चों काइनेटिक एनर्जी अपने पास होती है F/2 nRT, याद है बच्चों F/2 nRT। PV इक्वल्स टू nRT, PV। अब प्रेशर को क्या किया है 3 times, वॉल्यूम हाफ, तो 3/2, 3/2 मतलब 1.5 गुना, 1.5 गुना काइनेटिक एनर्जी हो जानी चाहिए। तो प्रेशर को 3 times किया, वॉल्यूम को हाफ किया, तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 यानी कि 1.5 times होनी चाहिए। इन्होंने क्या दिया है वो देखते हैं, इंक्रीज बाई 50%, सही है। 1.5 गुने का मतलब 50% से बढ़ गई वो चीज, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बच्चों 13 में कोई भी और ऑप्शन में डाउट, ठीक है। बच्चों 14 इसमें कोई तकलीफ, 15 इधर, 15 इसमें कोई डाउट, 16 इसमें कोई डाउट, 17, 18, 18 बच्चों बताता हूं। मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ठीक है, पर ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, पर ग्राम मॉलिक्यूल। बच्चों मोनोएटॉमिक है तो
यही फॉर्मूला लगाओगे तो F/2, F तो हो गया 3 RT पर ग्राम का मतलब बच्चों एक मोल लेके चलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, शायद 1 ग्राम मॉलिक्यूल को 1 मोल बोलते हैं, है ना। एक बार मैं और रीड करता हूँ, मीन काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मॉलिक्यूल। तो बच्चों जितना मुझे लग रहा है पर ग्राम मॉलिक्यूल, फिजिक्स में तो ठीक है 1 ग्राम मानते हैं, लेकिन पर ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब हम 1 मोल लेके चलते हैं। मैं सही हूं ना? तो बच्चों यहाँ पे पर ग्राम मॉलिक्यूल से मतलब 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स में 1 ले लूंगा, तो फिर मेरे पास आंसर 3/2 RT आ जाना चाहिए। बोलो बच्चों, कोई तकलीफ इसमें भी? तो पर ग्राम का मतलब यहाँ पे 1 ग्राम ना लेके 1 मोल लेके चलना है, ठीक है ना। जो नॉर्मल हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें पर ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल मान के चलते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, फिर मुझे बताओ 19 नंबर, इसमें कोई तकलीफ? देख लेते हैं। कंसीडर मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है बच्चों, इसे मैं हटा देता हूं, ठीक। अब बच्चों देखो, मान लो ये रूम है, इस रूम में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसका मॉलिक्यूलर मास 32, इसका मॉलिक्यूलर मास 2, ठीक है भाई। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अगर हम देखें तो विद ग्रेटर एवरेज स्पीड, तो बच्चों 8 RT/πm, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो स्पीड कम होगी, पहला गलत है। स्मॉलर एवरेज स्पीड, वो सही है। ग्रेटर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही डायटोमिक है, दोनों के लिए ही डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो दोनों के लिए ही काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो एनर्जी सेम होगी, तो थर्ड ऑप्शन अपने पास गलत है। विथ स्मॉलर, वो भी गलत हो गया। अब बच्चों चेक करो इसमें कहीं कोई तकलीफ हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बच्चों कहीं कोई तकलीफ? 21, इसमें कोई तकलीफ? ठीक है बच्चों, मुझे फिर बताओ, जो सीट 3 थी उसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए थे उसमें कहीं कोई तकलीफ किसी को? ठीक है ओके। अब बच्चों जो सीट 4 है, सीट 4 वो आप पूरा कर सकते हो, लेकिन जो हम डिस्कस करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। डिस्कस बच्चों हम फर्स्ट 15 क्वेश्चन कर लेंगे, फर्स्ट 15 नहीं, फर्स्ट 14 तक कर लेंगे, 15 वाला अभी बच्चों मैंने बताया नहीं है। 15 में बच्चों जैसे तुम्हें केटीजी की जो मॉड्यूल मिला हुआ है, मॉड्यूल मिला हुआ है उसको कल ले आना, उसमें ये रहेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में तुम देखोगे तो तुम्हें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ये सब बता रखे हैं, तो इसे एक बार रीड कर लेना। हालांकि फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हम क्वेश्चंस हमेशा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से सॉल्व करते हैं। लेकिन बाई चांस, हालांकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी जनरली मैंने कभी नहीं देखा है जो ओरिजिनल एग्जाम रहता है उसमें बाई नेम क्वेश्चन आया हो, तो जनरली मैं अलग अलग लॉस कभी बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि मतलब नहीं रहता है, कभी पूछते नहीं। लेकिन फिर भी मान लो चलो बाई नेम कभी कोई पूछता है तो एक बार उसे रीड कर लेना, मैं उसी में बस एक्सप्लेन कर दूंगा, तो लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि उतना लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन हमेशा इसी से सॉल्व होंगे। बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है। तो केटीजी के मॉड्यूल में तुम देखोगे स्टार्टिंग में ही बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह मिल जाएंगे, तो एक बार रीड कर लेना, नेक्स्ट टर्म पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इधर अभी बच्चों ये क्लियर है? चले आगे, ठीक है। अब बच्चों जो मेरा डीपीपी था, या मान लो हमने लास्ट टर्म पे जो डिस्कस किया था उसी पे एक दो एग्जांपल देख के हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों कोई डाउट तो नहीं ना पिछले वाले में? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक तुम कर लेना, एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इससे बच्चों अटेम्प्ट कर लो। 2 मोल हीलियम, हालांकि ऐसा क्वेश्चन हमने अब कर लिया है, 1 मोल H2, तुम्हें सीपी, सीवी और गामा मिक्सर के लिए निकालना है। एक बार कर लो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। बाकी बच्चों जो क्विज है उसके लिए मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि केटीजी ही तुम्हारा मेनली रहेगा, एक आध कोई क्वेश्चन ग्रेविटेशन का रहा तो रहा, वरना केटीजी ही रहेगा। उसके अलावा जो संडे तुम्हारा टेस्ट है वो एडवांस पैटर्न का है, शायद पता हो। हाँ,
उसमें ग्रेविटेशन और केटीजी दोनों मिक्स रहेंगे, उसमें ग्रेविटेशन एंड केटीजी दोनों रहेंगे, लेकिन क्विज में मेनली केटीजी ही रहेगा। तो बच्चों इधर याद रहे, अब आवाज नहीं आए, ठीक है, वरना वो एक जगह खाली है। तो अब बच्चों इसे कर लें। 2 मोल हीलियम है, 1 मोल हाइड्रोजन है, तुम्हें सीपी सीवी और गामा मिक्सचर के लिए निकालना है। कर लिया बच्चों? बच्चों बताओ सीपी मिक्स क्या है यार, बोलो बच्चों, कर लो चलो। केवल फॉर्मूला लगाना है, और अभी हमने एक एग्जांपल भी देखा था। हाँ बच्चों बताओ सीपी मिक्स। बच्चों इतनी सिंपल सी क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है। अभी हमने एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन किया था, उसमें ये सारी चीजें पूछी गई थी। हाँ बोलो बच्चों। हम्म, क्या? अच्छा, इतना स्लो कैसे हो? ओके चलो कर लो बच्चों। हाँ बच्चों बताओ जिससे भी हुआ हो, सीपी सीवी गामा, जिससे भी हुआ हो हैंड राइज करे। बच्चों याद रहे सेल्फ से अटेम्प्ट करना है। तुम्हारी आवाज बहुत आ रही है, एक बार मैं टोक चुका हूँ, उसका ध्यान रखो। हाँ बच्चों हैंड राइज करो, बताओ आंसर क्या चीज है ये। सीपी 11R/6 सीवी, कर लो। बाकी मुझे सीपी गड़बड़ लग रहा है। 11R/2 ये भी शायद गड़बड़ लग रहा है, बाकी हो सकता है सही हो, चेक करते हैं। चलो छोड़ो, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो बच्चों, देखो बच्चों अब इधर आ जाओ, ठीक है। बताओ हीलियम मोनो डाई पॉली किस तरह की गैस है? मोनो। मोनो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, मोनो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, 3 है। तो इसके लिए सी वी अगर मैं लिखता हूं तो F/2R यानी कि 3/2R, किसके लिए? हीलियम के लिए। अब हाइड्रोजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो इसके लिए CV 5/2R, ये दिमाग में फिट है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, पहले मैं सीवी मिक्स निकाल रहा हूं। N1 2 × 3/2R प्लस 1 × 5/2R अपॉन 2 + 1, 3 दूनी 6 और 5 11, 11 तो 11R/6। बच्चों का कहीं मिस्टेक हो तो चेक करो। तो सीवी मिक्स तुम्हारे पास आया 11R/6। बोलो कोई तकलीफ हो? क्लियर है ये? अब सीपी मिक्स अगर मैं लिखता हूं तो इसी में मैं आर जोड़ दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 17R/6। बताओ बच्चों कोई दिक्कत हो? अब ये क्लियर है?
ठीक है। अब गामा मिक्स अगर मुझे चाहिए तो वो इन दोनों का रेशो, तो 17/11। अब बच्चों पूरा प्रोसेस चेक करो, कहीं कोई तकलीफ हो बताओ। क्लियर है बच्चों? पीछे कोई डाउट हो मुझसे पूछ लें। ये वाला क्लियर है बच्चों? ठीक है ना? तो बच्चों अब इसमें कोई सा भी डेटा बदले, 2 गैसों या 3 गैसों या 5 गैसों, फर्क नहीं पड़ता है, प्रोसेस तुम्हें ये फॉलो करनी है। आगे बच्चों कर पाओगे? ठीक है ना? चले आगे। ठीक है। इसके बाद हटा दो बच्चों इसे। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, वैसे तो मिक्स चैप्टर ही है, बट थर्मोडायनेमिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हेडिंग ये लिख लो, थर्मोडायनेमिक्स। 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 ठीक है ना? ये भी केटीजी थर्मोडायनेमिक्स ही रहता है, पर ठीक है, बस नाम दे दिया। बच्चों ये चीज क्लियर है? अब इधर समझे बच्चों, देखो कुछ बेसिक सी डेफिनेशन है, आज आपको शायद एक डीपीपी मिल जाएगा, उसमें वो बेसिक सी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो उसको मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उस चीज को बच्चों समझो। ठीक है? तो हेडिंग बच्चों लिख लो, थर्मोडायनेमिक्स। अब इनको बच्चों में हटा रहा हूं। ठीक। तो बच्चों पहली जो बेसिक डेफिनेशन है, लिखने की जरूरत नहीं, केवल मैं समझा रहा हूं। तो पहली बेसिक डेफिनेशन है सिस्टम। क्या चीज है? सिस्टम। तो सिस्टम का अगर मैं एक नॉर्मल मतलब बताऊं, तो सिस्टम का मतलब होता है जिससे हमें मतलब है। जिससे हमें मतलब है, तो जिससे हमें मतलब है वही हमारे लिए सिस्टम है। जैसे एट प्रेजेंट मुझे इस क्लास से मतलब है, तो मेरे लिए सिस्टम क्या है? ये क्लास। फिलहाल मुझे केवल इस क्लास से मतलब है, तो मेरे लिए एट प्रेजेंट सिस्टम क्या है? ये। अब इस क्लास को छोड़ के जो भी कुछ होगा वो मेरे लिए क्या होगा? सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग को कोई ना कोई सेपरेट करेगा। जैसे इस रूम की जो वॉल्स हैं वो क्या कर रही है? सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है। ये चीज समझ गए? तो सिंपल वे में सिस्टम से क्या मतलब होता है? जिससे हमें मतलब है। जिससे हमें मतलब है। सराउंडिंग से क्या मतलब है? सिस्टम को छोड़ के जो भी कुछ है वो तुम्हारा क्या है? सराउंडिंग। और जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा, वो अपने लिए हो जाती है बाउंड्री। ये चीजें क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब फिलहाल फिलहाल थर्मोडायनेमिक्स या जी के हिसाब से हम देखें, तो जनरली गैस के लिए हम ये मान के चलते हैं कि हम एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट कुछ लेके चल रहे हैं। एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट कुछ लेके चल रहे हैं, उसमें हम जनरली प्रोसेस फॉलो करते हैं। इतना क्लियर है बच्चों? अब सिस्टम को भी कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो बच्चों इस रूम का गेट खुला है, कोई बच्चा एक दो चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, चले जाते हैं, आ जाते हैं, तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। जैसे मैंने एक खुला गिलास रख दिया, तो खुला ग्लास क्या है? एक ओपन सिस्टम है। इससे क्या होगा? जैसे तुमने गर्म पानी का ग्लास ला के रख दिया, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, यानी कि हीट एक्सचेंज हो रही है। बच्चों 2-3 दिन तुम्हारा ग्लास रखा है, मान लो तुमने फुल भर के रख दिया गिलास, 2-3 दिन बाद उतना ही भरा रहेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ पानी इवोपरेट कर जाएगा। तो यहां क्या हुआ? जो ये सिस्टम है वो हीट को भी ट्रांसफर कर सकता है और मटेरियल को भी ट्रांसफर कर सकता है। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है? हीट भी ट्रांसफर होती है एंड मटेरियल भी ट्रांसफर होता है। समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत? जैसे खुला हुआ गिलास। उसके बाद बच्चों आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम बच्चों, जैसे ये बोतल मान लो, इसमें मैंने गर्म पानी लाके मान लो भर दिया। अब गर्म पानी लाके मैंने रख दिया, प्रॉपर टाइट ढक्कन लगा दिया, तो बच्चों बताओ पानी ठंडा होगा कि गर्म होगा? अभी गर्म है, लेकिन टाइम के साथ क्या होगा? ठंडा। ठंडा हो रहा है मतलब वो हीट एक्सचेंज कर रहा है, लेकिन टाइट ढक्कन लगा हुआ है। पानी अगर मैं 500 ग्राम भर के लाया हूं, तो 500 ग्राम ही रहेगा। तो क्लोज सिस्टम में बच्चों क्या होगा? वो हीट एक्सचेंज कर सकता है, बट मटेरियल एक्सचेंज नहीं करेगा।
ये चीज क्लियर है। क्लोज सिस्टम में वो हीट एक्सचेंज कर सकता है बट मटेरियल एक्सचेंज नहीं करेगा। क्लोज सिस्टम क्लियर है। इसमें फिर बच्चों आता है एक इंसुलेटेड सिस्टम। कैसा सिस्टम? इंसुलेटेड। जैसे बच्चों आप में से कई के पास ऐसी बोतल होंगी जिन्हें हम थर्मस फ्लास्क बोलते हैं। उसमें काफी देर तक अगर तुम गर्म पानी भर रहे हो तो वो काफी हद तक गर्म रहता है, और ठंडा भर रहे हो तो काफी हद तक ठंडा रहता है। तो उस तरह की बोतल में तुमने मान लो पानी भरा कुछ 400 ग्राम, और टेम्परेचर मान लो कुछ 300 केल्विन है। तो अब जो थर्मस फ्लास्क की मैं बात कर रहा हूं, काफी अच्छी क्वालिटी का अगर थर्मस फ्लास्क है तो काफी देर तक मास तो वही रहेगा और टेम्परेचर भी लगभग वही रहेगा। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं इंसुलेटेड सिस्टम या एडियाबेटिक सिस्टम। एडियाबेटिक में क्या होगा, जो दीवारें होंगी वो हीट इंसुलेटेड होंगी, हीट इंसुलेटेड होंगी, तो वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देगा और ना ही मटेरियल को। समझ गए बच्चों? तो हमने क्या क्या सीखा बच्चों? पहली चीज सिस्टम। सिस्टम क्या था बच्चों? सिस्टम क्या था जिससे हमें मतलब। सराउंडिंग क्या है सिस्टम को छोड़ के? बाउंड्री क्या है जो उसे सेपरेट करे? क्लियर है। अब ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम से क्या मास एक्सचेंज हो सकता है? हीट एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है, हो गया। क्लोज सिस्टम, मास एक्सचेंज होगा, हीट हो जाएगी। अब इंसुलेटेड सिस्टम, क्या मास एक्सचेंज होगा, हीट एक्सचेंज होगी। इसी को हम एडियाबेटिक सिस्टम भी बोल देते हैं। ये चीज क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम एक दो चीजें और डिस्कस करते हैं, जैसे पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी। जनरली उतना फिक्स नहीं है, पर जनरली हम मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है या हमें पता है। ठीक है ना, डिपेंड ऑन क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन जनरल बात कर रहा हूं। आर फिक्स है। तो बच्चों तीन चीजें मान लो, चलो चार भी मान लो, तो पी वी एन टी, लेकिन हम मान के चलने की नंबर ऑफ मोल्स हमें पहले से पता है। तो अपने पास कितने वेरिएबल है? तीन। पीवीटी, पीवीटी। तो बच्चों ये बताओ, अगर तुम्हें तीनों की वैल्यू पता करनी है तो कोई दो तुम्हें पता हो तो तीसरा निकाल सकते हो। मान लो ये दो पता है तो ये निकल जाएगा, ये दो पता है तो ये निकल जाएगा। तो तीनों की वैल्यू पता करने के लिए केवल तुम्हें दो चाहिए। कितने चाहिए? दो। तो दो तुम्हें चाहिए। तो अगर कोई दो तुम्हें प्रोवाइड कर दिए, नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें पता है, तो तुम तीसरा निकाल सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? तीसरा निकाल सकते हो। ये चीज क्लियर है। अब वापस आते हैं। मान लो एक बर्तन तुमने लिया या सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट लिया, इसमें तुमने गैस भर दी। मान लो प्रेशर है 2, टेम्परेचर है 300, नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें पता है 3 मोल मान लो। तो बताओ क्या वॉल्यूम निकाल सकते हो? निकाल लोगे। तो अब इस डेटा को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट। थर्मोडायनेमिक स्टेट। जैसे पी और टी तुम्हें पता है, तो पी और ये टी। तो प्रेशर कितना है तुम्हारा? 2। मान लो ये 2 प्रेशर है, टेम्परेचर 300। तो ये पॉइंट हुआ। तो इस पॉइंट को हम बोल देंगे ये थर्मोडायनेमिक स्टेट। अब तुमने कुछ चेंज वेंज किया, मान लो प्रेशर पहुंच गया 5, टेम्परेचर पहुंच गया मान लो 600, कुछ किया तुमने, तो ये दूसरी थर्मोडायनेमिक स्टेट हो गई। तो पीटी जरूरी नहीं है कि पीटी हो, पीवी हो सकता है, वी टी हो सकता है। तो इन पे कोई भी एक पॉइंट वो हमें क्या बताता है? थर्मोडायनेमिक स्टेट। बच्चों वापस समझो, थर्मोडायनेमिक स्टेट से मतलब होता है पीवीटी का पता करना। तो पीवीटी का अगर हमें पता करना है तो कोई भी दो पता हो तो एक अपने आप पता चल जाता है, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता हो। अब स्टेट को हम किसी भी तरीके से बता सकते हैं, या तो हमें वॉल्यूम टेम्परेचर पता हो, या प्रेशर वॉल्यूम पता हो, या प्रेशर टेम्परेचर पता हो। कोई भी दो पता हो तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। तो इसके ग्राफ पे कोई भी एक पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक स्टेट। थर्मोडायनेमिक स्टेट। ये पॉइंट बच्चों समझ गए? ठीक है। अब जैसे मान लो अभी मैंने इसको यहां से यहां ले गया,
अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कैसे ले जाऊं। हो सकता है मैं इस प्रोसेस से ले जाऊं, इस प्रोसेस से ले जाऊं, इस प्रोसेस से ले जाऊं, यूं ले जाऊं, यूं ले जाऊं। तो जिस प्रोसेस से मैं इस स्टेट को चेंज कर रहा हूं, जिस प्रोसेस से मैं स्टेट को चेंज कर रहा हूं, उसको मैं बोलता हूं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो बच्चों वापस आते हैं। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, इंसुलेटेड सिस्टम, सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग, ये 5-6 पॉइंट क्लियर है। अब मैंने तुम्हें क्या चीज सिखाई, दो चीजें और सिखाई, थर्मोडायनेमिक स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक स्टेट से क्या मतलब है, लेट से मैंने पी और बी पे ही फोकस करता हूं। वॉल्यूम मान लो 5, प्रेशर मान लो 10। अब मैंने वॉल्यूम को फिक्स रखा और प्रेशर को बढ़ा के मान लो 20 कर दिया। तो ये पहले स्टेट थी, ये बाद में स्टेट है। इसको अगर मैं यूं ले गया तो बच्चों बताओ ये इस प्रोसेस में क्या चीज फिक्स है, वॉल्यूम। तो ये प्रोसेस में वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, तो इसे मैं बोलूंगा आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलूंगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब मान लो मेरे पास ये सिचुएशन है, पी और वी। पहले मान लो प्रेशर 5 था, मैंने कुछ किया कि प्रेशर तो वही रहा, वॉल्यूम मान लो 10, अब 20 हो गया, 1 2। बच्चों बताओ इस प्रोसेस में क्या चीज फिक्स है, प्रेशर। प्रेशर फिक्स है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब मान लो और कोई ग्राफ पकड़ता हूं, टी और वी। मान लो यहां वॉल्यूम 5, यहां वॉल्यूम 10, टेम्परेचर 300 केल्विन, ये 1 ये 2। बच्चों बताओ इसमें क्या फिक्स है, तो इस प्रोसेस को मैं बोलता हूं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ऐसे ही बहुत इनफाइनाइट तरीके की प्रोसेस हो सकती है, सबका नाम नहीं होता। कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस का तो नाम है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, और भी हम एक दो पढ़ेंगे, लेकिन इनफाइनाइट हो सकती, उनका कोई नाम नहीं। तो वापस से आता हूं, दो पॉइंट मैंने और डिस्कस किए। थर्मोडायनेमिक स्टेट, थर्मोडायनेमिक स्टेट से क्या मतलब है, कोई सा भी ग्राफ हो उस पे एक पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, वो हम अलग अलग प्रोसेस से जा सकते हैं। तो जिस प्रोसेस से जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट कोई एक पॉइंट, प्रोसेस एक से दूसरी जगह जा रहे हो, किस प्रोसेस से जा रहे हो, वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इनफाइनाइट तरीके की प्रोसेस हो सकती है, मैंने तुम्हें हीट में बताया था, कुछ एक के नाम होते हैं, बाकियों के नाम नहीं होते। ये पॉइंट क्लियर है। तो ये बेसिक डेफिनेशंस है, ये सब बच्चों जो मैं अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया है डीपीपी, उसमें मिल जाएंगी, तो वो मैंने लिखवाई नहीं है। बेसिक सी डेफिनेशन है, आई थिंक समझ में आ गई होगी, और लिखी हुई आपको उस डीपीपी में मिल जाएंगी। अब आगे जो काम की चीजें हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अब बच्चों हेडिंग लिख लो, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इसको हम जनरली यू से डिनोट करते हैं। जनरली किससे डिनोट करते हैं, यू से। इंटरनल एनर्जी, नहीं पेज, वो चाहो तो आप उसी से पढ़ सकते हो, या अपने नोट्स में लिखना चाहो तो पेज छोड़ सकते हो। जैसे जो डीपीपी, जैसे मैंने केटीजी की स्टार्टिंग में कई सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखे हुए दे दिए थे, वैसे ही मान लो, ठीक है। तो अगर नोट्स में लिखना चाह रहे हो तो पेज छोड़ सकते हो, डायरेक्ट उससे पढ़ना चाहो तो डायरेक्ट। हालांकि बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, उतनी कोई काम में नहीं आती है। इंटरनल एनर्जी, हाँ इधर तुमको मैंने उस दिन भी टोका था, ध्यान रखो उसका, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, तो बच्चों पहले मैं समझा रहा हूं फिर आपको लिखवा दूंगा, समझो। जो गैस है, गैस मॉलिक्यूल, बच्चों बताओ किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रेंडमली, रेंडमली मूव कर रहे हैं। तो उस रेंडम मोशन की वजह से, रेंडम मोशन की वजह से इनके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है, वो हम पढ़ भी चुके हैं। कितना पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है Fy2 nRT। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, रेंडम मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी। बच्चों ये पॉइंट समझे, ठीक है। अब वापस आते हैं। बच्चों लेट्स से ये एक ट्रांसपेरेंट बोतल है,
बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, इसका मैंने ढक्कन लगा दिया, तो उस खाली बोतल में क्या होगा? गैस। खाली बोतल में क्या होगा? गैस। किस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे मॉलिक्यूल? रैंडमली। तो अब ध्यान से समझना बच्चों, ये खाली बोतल, ट्रांसपेरेंट बोतल है, इसके अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल हैं, वो रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे हैं। तो इस रैंडम मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये है, रैंडम मोशन की वजह से। अब मान लो इसमें 2 किलो, समझाने के लिए 2 किलो काइनेटिक एनर्जी गैस, लेट मैंने उसको ट्रेन में रख दिया, जैसे ट्रेन में हम ट्रेवल करते हैं, बोतल लेके जा रहे हैं, तो ट्रेन की रफ्तार मान लो 50 मीटर पर सेकेंड। बच्चों समझो, पानी की खाली बोतल, जस्ट मानने के लिए उसमें 2 किलो गैस है, ठीक है। अब ट्रेन में हम ट्रेवल कर रहे हैं, कई बार खाली बोतल भी घर लेके जानी होती है, तो ऐसे ही ट्रेवल कर रहे हैं, तो खाली बोतल को लेके हम जा रहे हैं। तो अब जो इसका प्रॉपर मोशन हो रहा है, प्रॉपर मोशन जो इस डायरेक्शन में एक ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बोलो बच्चों। हाफ टू 50 का स्क्वायर, तो मान लो 2500। तो अब वापस समझो, इसमें एक तो रैंडम मोशन वाली काइनेटिक एनर्जी है और एक ये प्रॉपर मोशन वाली काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में हम ये वाली काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करते हैं, कौन सी वाली? रैंडम वाली। प्रॉपर मोशन वाली से कोई मतलब नहीं, चाहे आप ट्रेन में रख के ले जा रहे हो या प्लेन में रख के ले जा रहे हो, प्लेन में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन हमें उस प्रॉपर मोशन वाली काइनेटिक एनर्जी से मतलब नहीं है। किससे मतलब है? रैंडम मोशन वाली से। ये चीज बच्चों समझे? ठीक है। अब वापस आते हैं, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के एडिशन को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उनके एडिशन को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। बच्चों केटीपी याद करो, गैस मॉलिक्यूल के बीच में हम क्या फोर्स लेके चलते हैं? नेग्लिजिबल या जीरो। फिर मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, गैस मॉलिक्यूल के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं? पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, तो इंटरनल एनर्जी सिंपली क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कौन सी काइनेटिक एनर्जी? रैंडम मोशन वाली, रैंडम मोशन वाली। ये पॉइंट बच्चों समझे? ठीक है। तो अब बच्चों पहला पॉइंट इसमें यही आप लिख लो, sum of kinetic energy due to random motion and potential energy is called internal energy. Sum of kinetic energy due to random motion, sum of kinetic energy due to random motion and potential energy is called internal energy. ठीक है। sum of kinetic energy due to random motion and potential energy is called internal energy. तो इंटरनल एनर्जी बच्चों अगर मैं लिखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी प्लस जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम आइडियल गैस के लिए जो हम नॉर्मल अभी डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए हम जीरो लेके चलते हैं। मैंने बता रखा है कि भाई आपस में कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं मानते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ये पॉइंट क्लियर है। तो इंटरनल एनर्जी सिंपली क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। लेकिन कौन सी काइनेटिक एनर्जी? रैंडम मोशन वाली, रैंडम मोशन वाली। प्रॉपर मोशन वाली से मतलब नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी बच्चों हम पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था एन इंटू एफ बाई टू आर टी। अब एफ बाई टू आर को बच्चों हम क्या बोलते हैं? एफ बाई टू आर लास्ट लेक्चर में बच्चों पढ़ा था सीवी, सीवी। तो इंटरनल एनर्जी बच्चों तुम्हारी ये आई, इसी को चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं एन सीवी टी। ठीक है, तो इतना बच्चों कंप्लीट कर लो, मैं वापस डिस्कस करता हूं।
तो बच्चों अब यहां पे तुम देखो, यहां पे आते हैं इंटरनल एनर्जी अपनी किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, किस किस चीज पे। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आर कांस्टेंट है, टी टू एन। तो बच्चों इसमें आर और टू तो कांस्टेंट है, उसको तो छोड़ देते हैं। तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड टेम्परेचर। नंबर ऑफ मोल्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड टेम्परेचर। क्लियर है बच्चों? अब जैसे मान लो बच्चों एक ये बड़ा रूम है, एक मान लो बच्चों छोटा रूम हो, टेम्परेचर तो लगभग एक जैसा ही रहेगा। जैसे बगल में मान लो एक छोटा सा रूम बना हुआ है, ये गेट है। तो बच्चों बताओ किसमें अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा होगी? बड़े रूम में। तो नंबर ऑफ मोल्स किसमें ज्यादा होंगे? बड़े में। बड़े में ज्यादा होंगे तो इस हिसाब से किसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा हुई? बड़े वाले की। कोई तकलीफ? ठीक है, वापस आते हैं। अब मान लो जैसे ये वाला जो रूम है, या मान लो मैंने दो इक्वल साइज के रूम ले लिए, टेम्परेचर भी इक्वल है। एक में मैंने हीलियम भर दी, एक में हाइड्रोजन भर दी। दोनों इक्वल साइज के रूम है, इक्वल टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स भी मैंने इक्वल भरे। अब मुझे बताओ किसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी? हीलियम वाले की या हाइड्रोजन वाले की? हाइड्रोजन वाले की। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा। हीलियम मोनोएटॉमिक है, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। तो उस वजह से हाइड्रोजन वाले की ज्यादा होगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों में ही हाइड्रोजन भरा है, नंबर ऑफ मोल सेम है। एक का टेम्परेचर मान लो 300 है, एक का 500 है। अब किसकी ज्यादा होगी? 500 वाले की, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा। तो इन तीन फैक्टर पे तुम्हारी इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगी। मैक्सिमम टाइम हमसे नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिया जाता है, एक फिक्स अमाउंट हमें दे दिया जाता है मैक्सिमम टाइम। 100% नहीं पर मैक्सिमम टाइम। गैस को भी फिक्स कर दिया जाता है, तो एन फिक्स कर दिया, एफ फिक्स कर दिया, तो किस पे डिपेंड करेगी? केवल टेम्परेचर पे, क्योंकि आर और टू तो कांस्टेंट है। तो एक फिक्स अमाउंट हो, फिक्स का मतलब नंबर ऑफ मोल्स फिक्स, पर्टिकुलर गैस हो तो गैस फिक्स हो गई, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स हो गए। तो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे। तो 95% तक क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं जिसमें एन और एफ फिक्स होता है। तो उस केस में इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे। ये पॉइंट क्लियर है? अब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, तो बच्चों बताओ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। कम करोगे तो कम होगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज प्लस या माइनस? प्लस। कम करोगे तो माइनस। तो अब कंक्लूड करता हूं, इंटरनल एनर्जी ये है, फिक्स अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर गैस, फिक्स अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर गैस। फिक्स अमाउंट का मतलब एन फिक्स है, पर्टिकुलर गैस का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स हो गए। तो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, डेल्टा यू पॉजिटिव। टेम्परेचर कम करोगे इंटरनल एनर्जी कम होगी, डेल्टा यू नेगेटिव। क्लियर है? अब ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, तो टेम्परेचर स्टेट पे डिपेंड करता है, प्रोसेस से कोई मतलब नहीं। तो यहां तक बच्चों चीजें क्लियर है? अब इसके बाद पॉइंट बना के लिख लो, इसके बाद बच्चों पॉइंट बना के लिख लो। इसे मैं हटा देता हूं। इट इज ए स्टेट फंक्शन, it is a state function, it is a state function, depends, it is a state function, depends only on, depends only on initial and final state, depends only on initial and final state, depends only on initial and final state, and does not depend on process, and does not depend on process. वापस रिपीट कर रहा हूं, इट इज ए स्टेट फंक्शन, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस। तो जैसे बच्चों हीट में मैंने तुम्हें एक लाइन लिखवाई थी,
इट डिपेंड ऑन प्रोसेस। क्या लिखवाया था बच्चों? इट डिपेंड ऑन प्रोसेस। तो किस प्रोसेस से तुम ट्रांसफर कर रहे हो उस पर हीट डिपेंड करेगी, लेकिन ये प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करेगी, ये केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। ये चीज समझे? इसका क्या मतलब होता है वो समझो। कई क्वेश्चंस तुमसे ऐसे पूछेंगे, ये मान लो फर्स्ट, ये मान लो टू, ये पी और ये वी। मान लो गैस को ऐसे ले गए, इंटरनल एनर्जी चेंज 50। अब मान लो गैस को ऐसे ले जाओ, बताओ इंटरनल एनर्जी चेंज 50। ऐसे ले जाओ, यूं ले जाओ, तो अब मैं बोलता हूं इसमें डेल्टा U1, डेल्टा U2, डेल्टा U3, डेल्टा U4, किसमें इंटरनल एनर्जी चेंज ज्यादा है? सब में बराबर। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम है तो इंटरनल एनर्जी चेंज सेम होगा। ये पॉइंट बच्चों समझे? इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों इसमें लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर गैस, for a fixed amount of particular gas, for a fixed amount of particular gas, it depends, for fixed amount of particular gas, it depends, it depends only on, only on temperature. For a fixed amount of particular gas, it depends only on temperature. तो फिक्स अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर गैस, जैसा मैंने बताया, U इक्वल टू N F/2 RT। N फिक्स, F फिक्स, तो किस पे डिपेंड करेगा? केवल टेम्परेचर पे। समझ गए? लेकिन फिक्स अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर गैस। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों लिख लो, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन U increases and delta U positive, delta U positive if temperature increases। ये सिंबल का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो U इस सिंबल का मतलब है बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्या होगा? पॉजिटिव। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस देन U डिक्रीजेस एंड डेल्टा U क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, डेल्टा U पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर कम होगा, इंटरनल एनर्जी कम होगी, डेल्टा U नेगेटिव। लेकिन उसमें याद रहे ये कब है? फिक्स अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर गैस, फिक्स अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर गैस के लिए। बच्चों सारे पॉइंट क्लियर है? तो अब मैं कंक्लूड करता हूं, इंटरनल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, पोटेंशियल जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी ही इंटरनल हुई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, तो वही इंटरनल हो गई। क्लियर है? फिक्स अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर गैस होगा तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे वो बढ़ेगी, कम करोगे कम होगी, बढ़ेगी तो डेल्टा यू पॉजिटिव, घटेगी तो डेल्टा यू नेगेटिव। और प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। ये चीज क्लियर है? ठीक है बच्चों, इसे अब एग्जाम्पल बच्चों लिखो। एग्जाम्पल बच्चों लिख लो। ठीक है ना? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन internal energy, what will be the effect on internal energy, what will be the effect on internal energy of gas, internal energy of gas inside, inside open container, what will be the effect on internal energy of gas inside open container if we increase
if we increase temperature of container, if we increase temperature of container, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन का क्या मतलब है मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मान लो एक ये बोतल है लेकिन उसका ढक्कन खुला है। मान लो स्टील की ऐसी बोतल है लेकिन ढक्कन खुला है, इसके अंदर कुछ गैस होगी। अब इस स्टील की बोतल को मान लो तुमने बर्नर पे रख दिया, बर्नर पे रख दिया तो बोतल गर्म होगी, बोतल गर्म होगी तो अंदर जो गैस होगी उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसके अंदर जो गैस है, इसके अंदर जो गैस है, उस गैस की इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा वो तुम्हें बताना है। आंसर बच्चों बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताना। एक बार अपने हिसाब से करो, जब मैं पूछूं तब आंसर बताना। बच्चों याद रहे सेल्फ से अटेम्प्ट करें, कोई भी डिस्कशन ना करें। क्वेश्चन समझ गए? खुला बर्तन है, उसको तुम गरम कर, गरम करोगे तो जो उसके अंदर गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा वो तुम्हें बताना। बच्चों हाँ, अब हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें। हाँ बोलो। इंक्रीज। और कोई? ऐसे नहीं, हैंड राइज करके आंसर। इंक्रीज। और कोई? इंक्रीज। और? ठीक है, चलो देखते हैं। और? ओके। हाँ बोलो। सेम रहेगी। और? ठीक है, हाँ अब आप बताओ आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ठीक है, आगे बोलो। ओके, अभी डिस्कस करते हैं। हाँ आप बोलो। आपको क्यों लग रहा है कि फिक्स रहेगी? आ, नहीं। अब समझो, देखो कई बार क्वेश्चन जो बनते हैं हमें उनकी वैलिडिटी चेक नहीं करनी होती, बहुत प्रिसाइज नहीं जानना होता है, ये चीज हमेशा समझो। ठीक है ना? जैसे फिजिक्स में आप कई सारी चीजें पढ़ते हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस, आइडियल पुली, वो सब नहीं होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बना दिया तो फिर आपको उसी क्वेश्चन के हिसाब से सोचना होता है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज या वो नहीं सोचना होता। तो अब समझो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस बोतल के अंदर जो गैस है उस इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसके अंदर अंदर वाली गैस पे फोकस करना, उसकी इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ रहा है, केवल हमें उतना सोचना। बाहर जो चलेगी हमें उससे मतलब नहीं। समझ पाए? तो वो जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। क्वेश्चन में बताया गया है कि इसके अंदर वाली गैस पे हमें फोकस करना, तो उतना ही हमें सोचना। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों मैं क्वेश्चन पे आता हूं। तो क्वेश्चन का सही आंसर यह है कि इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी अब वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो समझो। बच्चों इंटरनल एनर्जी तुम्हारी होती है F/2 nRT। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? यही तो बेसिक फॉर्मूला है। अब बच्चों टू तुम्हारा, ध्यान से देखना, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं तो बताओ पीवी किसके बराबर होता है? एनआरटी। तो F/2, इस एनआरटी को मैं लिख सकता हूं पीवी, इस एनआरटी को मैं क्या लिख सकता हूं? पीवी। ये चीज क्लियर है? अब अगर इसमें से जैसे हम गर्म करेंगे तो कुछ गैस बाहर निकल जाएगी, कुछ गैस क्या होगी? बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, लेकिन कंपोजिशन तो वैसा ही रहेगा। कंपोजिशन में थोड़ी फर्क पड़ेगा, जितनी नाइट्रोजन जितने परसेंट है उतने ही परसेंट ऑक्सीजन है, उतने ही परसेंट हीलियम है, तो कंपोजिशन वैसा ही रहेगा। कंपोजिशन वैसा रहेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं बदलेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं बदलेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं बदलेगा। अब या तो चाहो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आर फिक्स। ओपन कंटेनर के लिए हम वॉल्यूम फिक्स लेके चलते हैं, और ओपन कंटेनर में हम प्रेशर भी फिक्स लेके चलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब यहां से देखोगे तो एन इंटू टी, पीवी बाई आर, पी फिक्स वी फिक्स आर फिक्स, तो एन इंटू टी
ओपन कंटेनर के लिए फिक्स हो गया। जैसे बच्चों केटीजी में भी एक क्वेश्चन था कि कोई खुला बर्तन है, उसका टेम्परेचर कुछ बढ़ाया, 1/4 मोल एस्केप कर गए, हमने सॉल्व किया था, याद आया बच्चों? तो अब बच्चों n इंटू टी का प्रोडक्ट फिक्स है, n इंटू टी का प्रोडक्ट फिक्स है, f फिक्स है, r फिक्स है, तो इंटरनल एनर्जी तुम्हारे पास क्या हो गई? फिक्स। तो देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटरनल एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन मैंने उसमें क्लियर पॉइंट लिखवाया है, फॉर फिक्स अमाउंट, फॉर फिक्स अमाउंट। यहां अमाउंट फिक्स नहीं है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेकिन उस बर्तन के अंदर अमाउंट कम होता जा रहा है, अमाउंट कम होता जा रहा है, तो उस बर्तन के अंदर जो गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी कम होती जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी लेकिन इसकी वजह से कम होगी, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो यहां बच्चों या यहां से देखो, P फिक्स, V फिक्स, ये फिक्स, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? फिक्स। ये पॉइंट बच्चों समझे? इसमें अभी कोई तकलीफ? क्लियर है? ठीक बच्चों, चले आगे हम ठीक। एक और क्वेश्चन बच्चों फिर देखो, मान लो बच्चों इसमें हीलियम है, लेट्स से 4 मोल, मान लो नाइट्रोजन है लेट्स से 6 मोल, और टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी। तो इतना बच्चों लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। हीलियम तुम्हारे 4 मोल, नाइट्रोजन तुम्हारे 6 मोल, टेम्परेचर क्या है? टी। ठीक है, अब बच्चों इसमें तुम लिख लो, जैसे ये जो टेम्परेचर है टी या टी नॉट बोल देता हूं, ये मान लो एक हाई टेम्परेचर है, तो उस हाई टेम्परेचर पे क्या हुआ? जो नाइट्रोजन है वो मान लो डिसोसिएट हो गई एटॉमिक नाइट्रोजन में। ठीक है, तो अब बच्चों इसमें तुम लिख लो, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर 50% नाइट्रोजन गैस, ड्यू टू हाई टेम्परेचर 50% नाइट्रोजन गैस डिसोसिएट, डिसोसिएट into atomic nitrogen due to high temperature, 50% nitrogen gas dissociate into atomic nitrogen, then calculate, then calculate change in internal energy. Due to high temperature 50% nitrogen gas dissociate into atomic nitrogen, then calculate change in internal energy. अब क्वेश्चन बच्चों में एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, किसी बर्तन में ये दो गैस, टेम्परेचर फिक्स है टी नॉट, अब पहले तो ये था, बाद में नाइट्रोजन का 50% एटॉमिक नाइट्रोजन में टूट गया, एटॉमिक नाइट्रोजन में टूट गया। अब इस प्रोसेस में तुम्हें चेंज इन इंटरनल एनर्जी बतानी है। आंसर बच्चों बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताएं, ठीक है ना? आर टी के टर्म्स में आंसर देना है। कर लो बच्चों।
ओके बच्चों हैंड राइज करें जिससे हुआ हो। पीछे बच्चों इधर देखें। हाँ बच्चों ये जिससे सॉल्व हुआ हो वो एक बार हैंड राइज करें। कर लो बच्चों। 3/2 RT ये चेंज आया है तुम्हारा है। देखते हैं मुझे पता नहीं। और कोई 3 RT देखते हैं। 3/2 चलो ठीक है बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ फोकस करते हैं ठीक है। बच्चों इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है। N × F/2 RT। N × F/2 RT। तो अगर मैं इनिशियल लिखता हूं तो हीलियम के 4 N × F/2 डिग्री बाई फ्रीडम 3/2 RT N × F/2 RT। अब नाइट्रोजन का लिखता हूं तो 6 इंटू F डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2 RT। तो पहले बच्चों ये एनर्जी थी ठीक है। अब आगे आते फाइनल। बच्चों हीलियम तो जैसी थी वैसी ही रही तो उसकी फाइनल एनर्जी भी यही होगी। अब बच्चों 50% तो 6 का 50% कितना होगा 3। तो 3 तो नाइट्रोजन वैसी ही रही। 3 नाइट्रोजन वैसी ही रही। तो 3 नाइट्रोजन की मैं लिखूंगा तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2 RT। ये वैसी की वैसी है। तो ये हीलियम की है ये नाइट्रोजन की है। ये हीलियम की है ये नाइट्रोजन की है। अब बच्चों 3 मोल तुम्हारे एटॉमिक नाइट्रोजन में टूट गए तो 3 से तुम्हारे कितने मोल्स बनेंगे। 3 अगर टूटेंगे बच्चों इधर 1 मोल नाइट्रोजन तोड़ोगे तो उससे कितने एटम्स बनेंगे। 1 मोल नाइट्रोजन चलो 2 नाइट्रोजन एटम तोड़ रहे हो तो उससे कितने एटम्स मिलेंगे 4। एक तोड़ोगे तो 2। तो 3 मोल तोड़ोगे तो कितने मोल्स एटम मिलेंगे 6। तो 3 मोल्स तुम्हारे टूट गए बट एक से दो एटम मिलेंगे। एक से दो एटम मिलेंगे तो अब एन वाले की केवल एटॉमिक नाइट्रोजन की लिखता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके 3/2 क्योंकि अब ये मोनो एटॉमिक है। और टी एक बार चेक करो बच्चों। बच्चों इधर इतना चेक करो बच्चों। ये कनेक्ट कर पाए कोई तकलीफ। अब मुझे चेंज पूछा तो चेंज मेरे पास होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल ये रहा इनिशियल ये रहा इसको सपरेट करता हूं तो बच्चों ये वाला पार्ट कट जाएगा। ये वाला पार्ट कट जाएगा। इसको अगर मैं देखता हूं तो 15 और 30 सपरेट करूंगा तो यहां बचेगा -15 RT/2। अब ये तुम्हारे पास आएगा ठीक है ना 6×3 = 18 18 RT/2। इससे ये जाएगा तो फाइनल आंसर होना चाहिए 3 RT/2। तो जिन्होंने 3 RT/2 बोला था वो सही है। बच्चों एक बार चेक करो पूरी प्रोसेस में कहीं भी दिक्कत लग रही हो जरूर पूछो। बच्चों वापस समझो पहले हीलियम नाइट्रोजन नंबर ऑफ मोल्स ये। बाद में हीलियम का तो कुछ हुआ नहीं। नाइट्रोजन गैस तुम्हारे पास इतनी बची वो टूटेगी तो 3 मोल से 6 मोल बनेंगे। तो 6 तुम्हारे पास एटॉमिक नाइट्रोजन होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी तो ये आया। इससे इसको सेपरेट किया तो 15 ये है और ये 30 है। तो 15 में से 30 गए तो -15 और इसको वैसा का वैसा छोड़ा ये आंसर। देखो एक सिंगल एटम को मोनो एटॉमिक ही तो बोलेंगे जैसे नाइट्रोजन है वो एटम्स में टूट गई। तो इसमें अब कितने एटम्स हैं एक ही तो है।
हाँ देखो वापस बता, मेरे पास 6 मोल नाइट्रोजन थी, उसका 50%, 3 मोल, 3 मोल, 3 मोल नाइट्रोजन तो वैसे ही रही, लेकिन जो ये 3 मोल नाइट्रोजन है वो एटॉमिक नाइट्रोजन में टूट गई है, मतलब एन में और एन में। तो एक मॉलिक्यूल से दो एटम मिलेंगे, एक मॉलिक्यूल से दो एटम मिल रहे हैं, तो 3 मोल से एटॉमिक नाइट्रोजन मुझे कितनी मिलेगी, 6। तो 6 मोल मेरे पास एटॉमिक नाइट्रोजन है, और एटॉमिक नाइट्रोजन में सिंगल एटम है, सिंगल एटम है तो उसे मोनो एटॉमिक मानेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। बच्चों आपस में डिस्कशन नहीं करें, याद करो बच्चों एक क्वेश्चन केटीजी में भी था, उसमें 30% नाइट्रोजन एटॉमिक नाइट्रोजन में डिसोसिएट हो रही थी, उसमें भी मैंने बताया था जैसे 30% हो रही है तो उससे एटम्स मिलेंगे तो डबल मिलेंगे, बिल्कुल वैसे ही किया था। हाँ बोलो। नहीं, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज नहीं बोला, मैंने बोला ड्यू टू हाई टेम्परेचर। जैसे मान लो ऑलरेडी हाई टेम्परेचर, जैसे मान लो तुमने 2000 केल्विन पे नाइट्रोजन गैस भर दी, तो जब भरी तब तो वो 6 मोल थी, लेकिन उसी हाई टेम्परेचर पे 6 में से 3 मोल टूट गए। समझ गए, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया नहीं, ऑलरेडी हाई टेम्परेचर, उसी हाई टेम्परेचर पे 6 में से मान लो 3 मोल टूट गए, तब आपको बताना। हाँ अगर मैं क्वेश्चन ये बोलता कि टेम्परेचर टी से 2T कर दिया, तब ऐसा हुआ तो हम चेंज टेम्परेचर का भी लेते, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि टेम्परेचर इंक्रीज किया, हाई टेम्परेचर की वजह से टूट गया। जैसे कई बार इसमें ऐसा कर देते हैं, टेम्परेचर लिख दिया 1800 केल्विन, फिर बोलते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन डिसोसिएट इनटू एटॉमिक नाइट्रोजन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये वही क्वेश्चन है कि टेम्परेचर तो वही है, लेकिन वो एटॉमिक नाइट्रोजन में टूट गई। अब आपको बताना, बच्चों मुझे बताओ अभी इसे समझ पाए, कहीं कोई दिक्कत इसमें? ठीक है बच्चों, पूरा क्वेश्चन एक बार देखो, दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए उन पर फोकस करो, और वो क्यों किए हैं इधर उसको भी समझो। क्योंकि 95% क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे जिसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, घट रहा है तो घट रहा है, तो हमारे दिमाग में ये सेट हो जाता है कि इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती, बट उसमें एक क्लॉज है, फिक्स अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर गैस। जैसे पिछला क्वेश्चन देखो, उसमें हमने टेम्परेचर बढ़ाया, फिर भी इंटरनल एनर्जी वही रही, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए। यहां टेम्परेचर वही रहा, फिर भी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि गैस ने अपना नेचर बदल लिया, गैस डाई एटॉमिक से क्या कन्वर्ट हो गई, मोनो एटॉमिक। तो दिमाग में ये फिट नहीं होना चाहिए कि केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती, हालांकि आगे हम जितना भी डिस्कस करेंगे उसमें ये चीजें कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी रहते हैं, वो पता होना चाहिए। समझ गए? तो आगे बच्चों जो भी हम डिस्कस करेंगे उसमें सीधा मैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रही है, घट रहा है, घट रही है, वही बोलूंगा, लेकिन दिमाग में होना चाहिए कि वो केवल फिक्स अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर गैस के लिए। ये पॉइंट बच्चों भी क्लियर है? इसमें कहीं कोई दिक्कत अभी? ठीक है, अब बच्चों हम आगे चलते हैं इसमें। ठीक, तो अब बच्चों एक दो क्वेश्चन तुम अपने मॉड्यूल से देखो, मॉड्यूल नहीं डीपीपी में बच्चों तुम देखो, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ केटीजी वाला डीपीपी, अभी थर्मो वाला तो आई थिंक मिला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों केटीजी वाला जो डीपीपी है उसमें क्वेश्चन नंबर 19। तो बच्चों एनर्जी ड्यू टू थर्मल मोशन, इसका मतलब वही काइनेटिक एनर्जी होता है या इंटरनल एनर्जी? क्योंकि गैस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वही इंटरनल एनर्जी। तो जो आपसे इसमें पूछा है एनर्जी ड्यू टू थर्मल मोशन, उसका मतलब यही है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, या हम उसे थर्मल मोशन की एनर्जी या इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही है,
हाँ बच्चों एक बार अटेम्प्ट कर लें क्वेश्चन नंबर 19। इधर मैंने तुम्हें टोका था अभी। ओके बच्चों 19 जिससे सॉल्व हुआ हो एक बार हैंड राइज करें। ओके और कोई इसके अलावा? सही है बच्चों, फर्स्ट करेक्ट है। देखो इंटरनल एनर्जी एन इंटू एफ बाई टू आर टी। इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, बात एक ही। अब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो एनआरटी को तुम लिख सकते हो पीवी। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो एनआरटी को क्या लिख सकते हो पीवी। अब बच्चों डाई एटॉमिक गैस बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। प्रेशर, प्रेशर बच्चों तुमको दिया है 8 इंटू 10⁴। अब तुम्हें वॉल्यूम चाहिए, तो बच्चों मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। तो मास बच्चों तुम्हें दे रखा है 1 किलो और डेंसिटी तुम्हें दे रखी है 4। तो वॉल्यूम होगा मास बाई डेंसिटी। बच्चों 8 8 कट गए, 5 इंटू 10⁴ जूल। बच्चों फिर समझो, इंटरनल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी है और वही थर्मल मोशन वाली एनर्जी। तो एनआरटी को तुम लिख सकते हो पीवी। पीवी बच्चों 5/2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह 5, प्रेशर की जगह ये, वॉल्यूम मास बाई डेंसिटी। बच्चों यहां तक कोई तकलीफ? अब बच्चों एक पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, उससे लिख लो नोट करके। जैसे बच्चों हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसमें हमने ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ कितने थे? ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। रोटेशन के मोनो के लिए कितने थे? डाई के लिए, ट्राई के लिए। अब एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों फिजिक्स में जनरली हम वो कंसीडर नहीं करते, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो कई जगह आपको दे दिया जाता है कि निगलेक्ट वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। नहीं दिया है तो भी हम मान के चलते हैं क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है, वो हम कंसीडर नहीं करते। हालांकि बुक्स वगैरह में देखोगे तो आपको बोल देंगे कि डाई एटॉमिक के लिए दो, ये वो मतलब नहीं है। वो जब तक नहीं बताया जाए हम लेके नहीं चलते। तो नोट करके बच्चों एक पॉइंट लिख लो, जनरली वी डोंट कंसीडर, generally we don't consider vibrational degree of freedom, generally we don't consider vibrational degree of freedom, generally we don't consider vibrational degree of freedom, vibrational degree of freedom until unless specified. Generally we don't consider vibrational degree of freedom until unless specified. तो जब तक हमसे क्लियरली नहीं बोला है हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे दिमाग नहीं लगाते। ये चीज क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब एक पॉइंट बच्चों, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं, उसे देखो बच्चों, इससे ड्रॉ कर लो। इसमें नंबर ऑफ मोल्स है N1, टेम्परेचर T1, हीलियम गैस है। N2 टेम्परेचर T2, आर्गन गैस है। बीच में एक पार्टीशन लगा है, फिक्स पार्टीशन है, लेकिन कंडक्टिंग वॉल है, मतलब हीट पास हो सकती, हीट पास हो सकती। इधर की दीवारें बच्चों एडियाबेटिक है, मतलब हीट पास नहीं होगी। तो बाहर की दीवारों से तो कोई हीट पास नहीं होगी, ये कंडक्टिंग वॉल है, ये हीट पास कर सकती। तो बच्चों ये एक बार ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं।
एडियाबेटिक वॉल्स, कंडक्टिंग वॉल्स, बोलो बच्चों अगर कहीं समझने में दिक्कत लग रहा हो। हीलियम, आर्गन, N1 number of moles, T1 temperature, N2 number of moles, T2 temperature। ठीक है, अब बच्चों इसमें लिख लो, मैं ही डिस्कस कर रहा हूं, केवल आप समझो। फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैसेस, फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैसेस। ठीक है, अब बच्चों मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं, वो समझो। लेट फाइनल टेम्परेचर T, फाइनल टेम्परेचर T। तो बच्चों पूरे को एक सिस्टम मान लो, एडियाबेटिक वॉल्स से, बाहर वाली वॉल्स तो एडियाबेटिक है, तो कहीं से वो एनर्जी लॉस करेगा, पूरा सिस्टम नहीं करेगा। हाँ, आपस में इधर उधर कर सकता, लेकिन ऐसे लॉस करने वाला नहीं है। तो पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो फिक्स रहेगी, पूरे सिस्टम की एनर्जी फिक्स रहेगी। तो मैं बोल सकता हूं कि इनिशियल जो एनर्जी है वही फाइनल होगी। इनिशियल अगर मैं लिखता हूं तो वही n इंटू एफ बाई टू, तो n1 मोनोएटॉमिक है, तो 3/2 R T1। N2 बच्चों वो भी मोनोएटॉमिक है, 3/2 R T2। फाइनली बच्चों N1 3/2 RT, क्योंकि टेम्परेचर फाइनल मैंने T माना है। N2 3/2 RT। अब बच्चों पूरे में तुम देखो 3/2 R सब कट जाएगा, सब कट जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर बच्चों N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2। चेक करो बच्चों, कोई दिक्कत हो? क्लियर है बच्चों ये? अब बच्चों क्वेश्चन ध्यान से समझो, मैंने क्यों डिस्कस किया उस पर फोकस करते हैं। पहले मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन समझ पाए? स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है। अब बच्चों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, इसमें जरूरी होता है कि चीजें प्रॉपरली स्पेसिफाइड की जाए, पर एग्जाम में जब आया है तो कई बार चीजें प्रॉपरली स्पेसिफाइड नहीं है। मेरा पॉइंट क्या है वो समझो। आपको बस ये दे देते हैं कि दो गैस है, अब दो गैस में नहीं बताया कि दोनों एक जैसी हैं या नहीं। अब ये अगर ऑक्सीजन होती तो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर पाते, यहां हमें 5/2 रखना पड़ता। समझ पाए? अब एग्जाम में लेकिन आता है और ऐसे ही लिखा रहता है दो गैस है, तो उस केस में हमें अपनी तरफ से अजम्पशन मानना पड़ता है कि दोनों एक जैसी गैस है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है और ऐसे ही लिखा रहता है। तो उसमें हमें अपनी तरफ से अजम्पशन मानना पड़ेगा कि दोनों एक ही जैसी गैस होंगी, वरना हम ये फंडा उसमें नहीं लगा पाएंगे। तो अगर उसमें चीजें स्पेसिफाइड नहीं है, हमें अपनी तरफ से मान के लिखना मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। ये पॉइंट बच्चों समझे? ठीक है, अब जैसे ये N1 T1 में आ गए, किसी किसी क्वेश्चन में N ना देके मान लो तुम्हें PV प्रेशर वॉल्यूम दे दिया, N1 N2 ऐसे दे दिया, तो बच्चों PV, इस T को तुम कैसे लिखोगे? PV इक्वल्स टू nRT। तो यहां जो तुम्हें T1 लिखना है वो कैसे लिखोगे? P1V1 अपॉन R N1। तो उस केस में पीवी के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। जैसे किसी किसी बार N1 T1 ना देके पीवी के टर्म्स में, तो वो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। मेन पॉइंट ये, इसमें तुम्हें मान के चलना है अगर गैस नहीं बताई तो हम सेम टाइप की गैस मान के चलें। ये पॉइंट बच्चों क्लियर है? ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट टर्म के लिए मैं होमवर्क बता रहा हूं, वो समझो। जो तुम्हारी सीट नंबर 3 है, शायद 3 या 4 जो भी है, 4, तो उसमें अप टू 14 तक कर लेना। और जो ये डीपीपी है इसमें क्वेश्चन नंबर 25 एक बार देखो। 25 बच्चों इसमें आंसर मैच नहीं करेगा, तुम अपने हिसाब से आंसर निकाल लेना, पर चारों ऑप्शन में से मैच नहीं करेगा। एक तो वो चीज है। दूसरा बच्चों इसमें अब तुम पूरा कर सकते हो, तो मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन कोई बाकी होंगे। एक दो क्वेश्चन टाइप हमने डिस्कस नहीं किया होगा, वो अपने आप डिस्कशन में आ जाएगा। तो ये डीपीपी भी कंप्लीट कर लेना। 25 का आंसर किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, तो वो कोई नहीं, जब हम डिस्कस करेंगे तब आ जाएगा, आप निकाल लेना।
तो अप टू 14 तक उसमें, और ये डीपीपी कंप्लीट, इसमें मैक्सिमम 4-5 ही क्वेश्चन बच रहे हैं, तो उतना कर लेना। उसके अलावा केटीजी में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ बस रीड कर लेना, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, इतना ही रखते हैं। थैंक यू।